तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेडिकलिज्म जो 1920 से 1947 की तरफ पढ़ा था, जिसमें पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज थी उनकी, यानी कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म। जो कि सोशलिज्म ज़्यादा था इंडिया में वैसे कम्युनिज्म से, सोशलिज्म के ऊपर रहेंगी, जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। जो पार्टीज बनी थी वो, जो अलग अलग सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी एक्ट्स हुए थे उनके बारे में, जो प्रोटेस्ट हुई थी बड़ी बड़ी उनके बारे में, और नेशनल लेवल पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये हुआ क्यों। अब ये हुआ इसलिए था क्योंकि रशिया के अंदर आया था रशियन रेवोल्यूशन। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर किसी को देखनी हो देख सकता है। थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ बता देता हूँ मैं कि जब रशिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन आया था ना, तो उसमें इस आदमी का बहुत बड़ा रोल था, व्लादिमीर लेनिन का। इन्होंने आइडिया दिया था कि कम्युनिज्म होना चाहिए, जो जनता है वही रूल होनी चाहिए, सब कुछ सरकारी होना चाहिए, कोई भी प्राइवेट कंपनीज या एक बंदे के हाथ में ज्यादा पावर नहीं देनी। हमें हमें पावर कलेक्टिवली अपने बिजनेस के ऊपर बांटनी है। तो इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जो मैंने अभी बताया आपको, वो था रशियन रेवोल्यूशन, जिससे इंडियन यूथ इंस्पायर हुआ था। अब इंडियन यूथ कौन सा इंडियन यूथ? वो इंडियन यूथ जो पढ़ा लिखा था, जो कॉलेजेस में पढ़ता था, जो स्कूल्स में पढ़ता था, वो इंडिया के बच्चे इंस्पायर हुए थे इस चीज से कि रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उनको उनकी जो पावर थी उनको ओवरथ्रो करा था। तो वैसे ही हम इंडिया में एक रेवोल्यूशन लाएंगे जिसके थ्रू हम अंग्रेजों को ओवरथ्रो करेंगे और इंडिया में कम्युनिज्म और सोशलिज्म को स्थापित करेंगे। एक था शैटर्ड मिथ ऑफ वेस्टर्न इंपीरियल इनविंसिबिलिटी। अब इसमें क्या हुआ था, एक कंट्री है इथोपिया अफ्रीका में, और एक कंट्री है इटली यूरोप में। इससे क्या हुआ था कि इथोपिया ने इटली को लड़ाई में हरा दिया था। और इथोपिया क्या है, ब्लैक सी कंट्री है, और इटली एक वाइट कंट्री थी। मतलब आज की डेट में तो चलो अलग चीजें हो गई हैं, बट उस टाइम पे यही था। तो इसमें एक चीज साबित हो गई कि इन गोरों को हराना नामुमकिन नहीं है। पहले माना करते थे कि इनको कोई नहीं हरा सकता, वाइट्स को कोई ब्लैक या ब्राउन नहीं हरा सकता था, बट जब इथोपिया जैसी कंट्री ने इटली को हरा दिया तो ये साबित हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है और हम भी कर सकते। तो एक हौसला मिला इंडियन यूथ को। इंडिया में जो अलग अलग लोग थे जो चाहते थे कि हम अंग्रेजों को ओवरथ्रो करेंगे, उनको एक होप की नजर दी इथोपिया ने। अगली चीज आई थी, एक शिफ्ट हुआ था मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट का। ये विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर हुआ था। अब कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके इंटरनली ही क्या हुआ था कि जो पुराने लीडर्स थे, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये मॉडरेट्स मानते थे इनको। ये लोग थे कि प्यार से अंग्रेजों से बात करेंगे, उनसे रिफॉर्म्स मांगेंगे और वो हमें दे देंगे, क्योंकि वो मानते थे कि अंग्रेज बुरे नहीं है। बट जब एक्सट्रीमिस्ट आए, बाल गंगाधर तिलक आए, लाला लाजपत राय आए, अजीत सिंह आए, तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजों को बात मनवानी है तो इनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। और प्रेशर कैसे आएगा? मास मूवमेंट से, जिसके अंदर बॉयकॉट एंड स्वराज मूवमेंट भी चली थी। तो एक ये कारण आया था। तो ये तो अलग अलग रीजंस थे। एक था रशियन रेवोल्यूशन, एक था इथोपिया इटली के सामने जीत गया था, और एक जो एक इंटरनली इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ था वो। अब बात क्या आई थी, ये शिफ्ट तो हो रहा है, माहौल तो बन गया, पर लोग फॉलो करें क्या? फॉलो करें तो करें क्या? तो इसमें तीन अलग अलग आइडियोलॉजी सामने आई थी, तीन अलग अलग तरीके आए थे जिसके थ्रू लोग इंडिया में सोशलिज्म और कम्युनिज्म लाना चाहते थे। सबसे पहली थी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी। ये थी क्लासिकल रशियन आइडियोलॉजी, जिसके थ्रू लोग चाहते थे जैसा रशिया में एग्जैक्टली हुआ रशियन रेवोल्यूशन में, वैसा ही इंडिया में भी हो जाए, जिसके अंदर हम कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, और कॉलोनियलिज्म जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर जबरदस्ती बैठे हुए हैं वो, उसको हम कंप्लीटली ओवरथ्रो कर देंगे। और कौन ओवरथ्रो करेगा? वर्कर्स और पेजेंट्स, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो किसान है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सड़कों पे उतरेंगे
जो ये कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनसे ज़मीनें लेंगे। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उनसे गवर्नमेंट का कंट्रोल लेंगे, और जो आम जनता है उसके अंदर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि एक हैप्पी सोसाइटी और एक आइडियल सोसाइटी बन जाए। तो ये तो थी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी। ये ज़्यादा इंडिया में फेमस नहीं हुई थी, क्योंकि जो बाकी दो हैं, जो एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजीज है, वो ज़्यादा फेमस हुई थी। तो अब अगला आता है रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ये रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म में आप सबसे पहले एक दिमाग में एक इमेज बना लो। हम इसके अंदर उन लोगों की बात करेंगे जो HSR है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, या ऐसी ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट थे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे ऐसे जो लोग थे, वो इसके अंदर बिलीव करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि अंग्रेज़ों को अगर अपनी डिमांड्स मनवानी है, इनको अगर इंडिया से निकालना है, और इंडिया के जो लोग हैं उन्हें ही जागरूक करना है, तो उनका एक ही तरीका है, वो है आर्म्ड स्ट्रगल पेयर्ड विद सोशलिस्ट सोसाइटल गोल्स। यानी कि हम सिर्फ अंग्रेज़ों को मारेंगे नहीं, वो तो करना ही करना है, बट उसके थ्रू एक मैसेज अब सोसाइटी के अंदर डालेंगे कि जो सोशलिज्म है, जो कास्टिज्म है, इसके अगेंस्ट हम जाएंगे। रिलीजियस जो बैरियर्स है, इनके अगेंस्ट जाएंगे। जो कम्युनल बैरियर्स है, रेसिज्म है, इनके अगेंस्ट जाने के लिए हम आर्म स्ट्रगल करेंगे। कोई अत्याचार, किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार करेगा, वो गलत है। इसमें सबसे बड़ा एक रोल आता था इक्वालिटी। ये बड़ा ही डीपली बिलीव करते थे इक्वालिटी में, ऑफ ऑल सेंस, पैसे की भी, सोसाइटल भी, रेशियल भी, जेंडर भी। और उसके मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए हमें अगर आर्म्ड मीन्स भी यूज करने पड़े, तो इन्होंने वो करे थे। अगली थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो थी एक इंटरनल मूवमेंट थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अंदर से सोशलिज्म की तरफ प्रभावित कर रही थी। अब बात क्या थी कि काफी बड़े बड़े नेता, दादा भाई नौरोजी थे उसके अंदर, गांधी जी भी उसी का पार्ट आते हैं, नेहरू भी उसी का पार्ट थे, जो मानते थे कि कैपिटलिज्म अच्छा है, पूंजीवाद में वो बिलीव करते थे। बट वहीं पर कुछ लीडर्स थे जो कांग्रेस के अंदर ही थे, जो चाहते थे कि सोशलिज्म आए, जिसके थ्रू एज अ जनता का हम भला करेंगे। और उसी के थ्रू बनी थी CSP, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी बन गई थी। वो पार्ट तो ऑफिशियली कांग्रेस के ही थे, बट वो कांग्रेस के अंदर सोशलिज्म के गोल्स को प्रेजेंट करते थे कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें लोगों में ज़मीन बांटनी चाहिए उनको। जैसे आज की डेट में घर मिल जाता, सरकार आपको घर देती है, सरकार आपको फ्री में राशन देती है अगर आपकी एक लिमिट से कम हो आपकी इनकम, तो वो सोशलिज्म के ही गोल्स हैं। तो इन्हीं की बात करा करते थे ये। अब आगे बात करते हैं, ये अगर अगर हम सोशलिज्म की और कम्युनिज्म की इंडिया में बात करते हैं, तो इनका नाम ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हैं MN रॉय। अब MN रॉय के बारे में, कम्युनिज्म और सोशलिज्म में जानने से पहले मैं बस एक चीज बताना चाहूंगा। ये वही इंसान है जिन्होंने हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा, जो सभा संविधान बनाएगी इंडिया का, उसका आइडिया दिया था। और अगर हम स्पेसिफिकली कम्युनिज्म और सोशलिज्म वाले एंगल से अगर हम बात करें, तो CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये ताशकंद में बनी थी अक्टूबर 1920। ये जगह का नाम याद रखना, ताशकंद, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जिसके अंदर MN रॉय, अबानी मुखर्जी, दो बड़े लीडर्स थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो आज की डेट में भी एक्टिव है, हालांकि इसके दो पार्ट्स हो चुके हैं, CPI और CPIM, वो अलग बात है, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। तो MN रॉय का विजन था रेवोल्यूशन फ्रॉम बिलो, यानी कि जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट होगा बिल्कुल लोअर लेवल पे, जो किसान है, जो वर्कर्स हैं, वहां से स्टार्ट होगा रेवोल्यूशन, और बाद में ऊपर जाएगा। जिसके अंदर इन्होंने सोशल इमेंसिपेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया था पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से। यानी कि ये नहीं बोलते थे कि पॉलिटिकल इंडिया को कम्युनिस्ट बना दो, बट वो सबसे पहले बोलते थे कि जो सोशल लेवल है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इंडिया के गांव है, जो इंडिया के छोटे मोटे कस्बे हैं, वहां पर लोगों को एक फीलिंग आनी चाहिए सोशलिज्म की, कि इंसान को इंसान की नज़र से देखना है। जो ज़मीन है वो एक
कम्युनिटी बिलोंग करती है। बड़े बड़े जमींदारों को सारी जमीन देने की बजाय किसानों को छोटी छोटी जमीनें बांट देनी चाहिए, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दो। ये इस चीज में मानते थे कि कम्युनिज्म को सबसे पहले सोसाइटल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इंस्टेड कि ऊपर पॉलिटिकल लेवल पे पहले कम्युनिज्म बना दे कि सब कुछ कर दिया, लड़ झगड़ के मार काट करके। ये बोलते थे पहले ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझाओ, उन्हें सिखाओ कि इक्वालिटी कम्युनिज्म के थ्रू हम कैसे लागू कर सकते हैं। और जब सीपीआई ताशकंद में तो बन गई थी अक्टूबर 1920 में, बट ऑफिशियल फॉर्मेशन कानपुर में हुआ था यूपी के 1925 में, जब भी वापस इंडिया आए थे। अब इसके बाद क्या हुआ था, एक और चीज चल रही थी साथ के साथ इंडिया में, कि अलग अलग पार्टीज बननी शुरू हो गई थी, स्पेसिफिकली इसलिए जो लेबर और ट्रेड की यूनियंस बनने शुरू हो गए थे। आज की डेट में आप सुनते हो कि लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन है, उनकी जो नींव है वो आज की डेट में इन्होंने रखी थी, जिसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, AITUC, जो कि लाला लाजपत राय को बड़ा मानते भी थे और इन्हें अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करा था। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी कि पहली बार हुआ था इंडिया के अंदर कि जो लेबर्स थे उनको मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला था, उन्हें एक अपनी वॉइस मिली थी। क्योंकि कांग्रेस तो बड़े बड़े नेशनल मुद्दे उठाती थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपना कम्युनिज्म फैलाती थी, जो मुस्लिम लीग थी उनके अलग ही गोल चल रहे थे। ये पहली ऐसी पार्टी जो स्पेसिफिकली लेबर्स की बात करती थी, उनके हक की बात करती थी, उनकी डिमांड्स की बात करती थी। और इसी के बाद ही एक चीज और बनी थी, हालांकि ये कोई अलग पार्टी नहीं थी, ये थी वर्कर एंड पेजेंट्स पार्टी, फॉर्म्ड एज द लीगल फ्रंट फॉर कम्युनिस्ट विद इन द कांग्रेस। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, CSP थी, उसी का एक लीगल फ्रंट था जो लीगली हेल्प करता था किसानों को और जो मासेस थे उनको मोबिलाइज करने में। अब ये कैसे होता था, मान लीजिए कोई गांव है जहाँ के अंदर जमींदार बहुत ज्यादा ही किसी एक पर्टिकुलर एरिया के किसानों पे अत्याचार कर रहा है, तो वो लीगली उसको कोर्ट में ले जाके उससे लड़ा करते थे और इससे मासेस को हौसला दिया करते थे कि आप मास मूवमेंट करो, प्रेशर डालो सरकार के ऊपर ताकि आपके फैसले में एक फैसला आए। तो ये काम था वर्कर्स पेजेंट्स पार्टी का। हालांकि ये पार्ट कांग्रेस की थी, ये बात आप जरूर याद रखना। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको हम में से कोई भी नहीं भूल सकता, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और ये चंद्रशेखर आजाद। अब जब इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, या हमारे तो चलो नहीं आता बट अंग्रेजों के दिमाग में आया करता था, रेबेलियन। यानी जो ये लोग तो इनको बागी डिक्लेयर करते थे, ये सरकार के खिलाफ है, ये सिर्फ मारना जानते और कुछ नहीं जानते। बट इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था सोशलिज्म के अंदर। अब बात क्या थी, फिरोज शाह कोटला मीटिंग हुई थी। फिरोज शाह कोटला एक जगह है जो 1928 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में ट्रांसफर किया था, जिसके अंदर भगत सिंह का सबसे बड़ा रोल था। अब भगत सिंह क्या थे, ये एक्सट्रीम लेफ्ट में माना करते थे, ये बड़े इंस्पायर्ड थे रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू। ये माना करते थे कि अंग्रेजों से आज़ादी लेनी ज़रूरी तो है ही, बट अंग्रेजों से आज़ादी लेने के बाद सोशल लेवल पे रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंडिया के टॉप 1% जो बंदे हैं उनके पास 99% वेल्थ हो, ये इसके एक्सट्रीमली खिलाफ थे। ये बोलते थे रिसोर्सेज को लोगों में नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बांटो। किसी का परिवार बड़ा है तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन दे दो ताकि उसका गुजारा ठीक ठाक हो जाए। किसी की किसी को डिसेबिलिटी है कोई तो उसको थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट्स दे दो ताकि उसका गुजारा ठीक हो जाए। तो अब इसमें क्या हुआ था कि एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ था। जब भगत सिंह का हम इतना बड़ा नाम क्यों मानते हैं, क्योंकि ये पहली बात तो सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस करा था इन्होंने। ये बोलते थे सिर्फ अंग्रेजों को खदेड़ना नहीं, अंग्रेजों को खदेड़ के इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स भी लाने। अब इसमें क्या हुआ था
कि आइडियोलॉजिकल ये शिफ्ट हुआ था कल्ट ऑफ द बॉम्ब, यानी वही है कि हम सिर्फ लड़ लुड़ के इनको हटाना नहीं चाहते, बट हम क्लास एक्सप्लॉइटेशन यानी कास्ट के बेस्ड पर और पैसे के बेस्ड पर एक्सप्लॉइटेशन जो होता है, जो अमीर गरीब के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करता है, उसको खत्म करेंगे। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और आपको समझ भी आना चाहिए। तो अब आगे यहाँ पर ये पार्ट आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बड़े प्यारे एमसीक्यू बनते हैं। ये थे कॉन्स्पिरेसी ट्रायल्स। कॉन्स्पिरेसी क्या होती है कि जब आप जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आप बहुत खतरनाक और रेडिकल स्टेप्स लेते हो, तो उसे कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। और उस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर ट्रायल्स हुए कि शक है कि इन्होंने कुछ करा है। तो उसमें सबसे पहला था पेशावर केस, जो 1922 से 23 के बीच में चला था। तो इसमें जो यूएसएसआर से थे, एम एन रॉय भी इसका पार्ट थे, जिसके थ्रू केस चल रहा था कि ये जो बंदे, जो यूएसएसआर है, जो उस टाइम का पुराना रशिया है, वहां से आए हैं, ये बोल्शेविक इंस्पायर्ड हैं। बोल्शेविक्स कौन थे? जिन्होंने रशिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन करा था, और रशियन रेवोल्यूशन बहुत खून खराबा हुआ था। तो इनके ऊपर आरोप था कि ये जो बंदे वापस आए हैं, ये यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करेंगे, इंडिया के अंदर दंगे करवाएंगे, लोगों को मरवाएंगे, कटवाएंगे। तो ये आया था पेशावर केस। अगला है कानपुर केस 1924 में। जो अर्ली लीडर्स थे, ऐसे दंगे और मुजफ्फर अहमद, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में, जो बिल्कुल बोलते ना, बिल्कुल शुरू ही हुआ है कम्युनिज्म का दौर, लोगों को समझाना ही शुरू किया कि सोशलिज्म ये होता है। उस टाइम पर ये लोग लोगों को बताया करते थे, लोगों भीड़ भाड़ में जाके। तो इसके अंदर क्या हुआ था, इन दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया था कानपुर केस के थ्रू, कि ये लोग तो लोगों को भड़का रहे हैं। और वही बात है ना, अंग्रेज खुद कैपिटलिस्ट थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में ऐसी आइडियोलॉजी आए। अगला था मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, जो 1929 से 1933 तक चला था, जिसमें 31 लेबर लीडर्स को ट्रायल किया था, जो बेसिकली मजदूर नेता थे, जो पार्ट थे एआईटीयूसी का, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का, या सीएसपी का, या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो उनका पार्ट थे। तो 31 अलग अलग लीडर्स थे, उनके ऊपर केस चला दिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट मीरठ कॉन्स्पिरेसी को पता है क्या बात बनाती है, कि ये चीज उल्टी पड़ गई अंग्रेजों के ऊपर। जो 31 मजदूर नेता थे, उन्होंने जब केस चला, तो केस चलेगा तो प्रेस भी आएगी, बात भी शुरू होगी कि किसी के ऊपर केस चल रहा है। तो इन्होंने क्या करा, इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्व्स कि हम कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने लिटरली मुंह पे बोलना शुरू कर दिया कि हम तो कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे इस वजह से कर रहे हैं। और जो प्रेस बैठी होती थी वो नोट कर लेती थी कि ये बात कर रहे हैं। तो वो घुमा फिरा के जो इनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, उसको नेशनल लेवल पे फेमस कर दिया, क्योंकि अखबारों को तो मसाला चाहिए, उनको तो अखबार बेचना है। तो वो तो आएंगे, जो ये बोलेंगे वो नोट करेंगे। तो बात क्या हुई, ये जो पहले स्पीचेस देते थे 50, 100, 200 लोगों के बीच में, अब वो स्पीचेस इनकी अखबार में छपने लग गई, और हर गली नुक्कड़ में इनकी बात को पहुंचाया, फेमस करा। तो इस मामले में मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर लिखना हो तो ये आप जरूर मेंशन करेंगे, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, कि इसके थ्रू सोशलिज्म इंडिया में बहुत मास लेवल पे फेमस हुआ था। तो अब ये थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी जिसकी हम अभी बात भी कर रहे थे। ये थी पटना के अंदर जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव और राम मनोहर लोहिया। ये 3 बड़े नाम थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ये थोड़े ज्यादा फेमस थे। जिसके अंदर क्या था कि पुल द इंडियन कांग्रेस टुवर्ड्स रेडिकल एग्रेरियन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें बेसिकली क्या था कि हमें कांग्रेस को एक्सट्रीम लेवल पे खींच के सोशलिस्ट बनाना है। ये बोलते थे कि हम तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हैं ही, हम चाहते हैं कि पूरी कांग्रेस सोशलिस्ट हो जाए एक्सट्रीम लेवल पे, बढ़िया लेवल पे, कि ये जब इंडिया आजाद हो तो, कि जब इंडिया आजाद हो तो कांग्रेस जब रूल करेगी तो ऐसी ऐसी लॉस और आइडियोलॉजीज को पोस्ट करेगी। और इनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी भी है।
जो अंडरग्राउंड लीडरशिप थी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में। अब बात क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट वैसे तो ऊपर ऊपर से गांधी जी ने बोल दिया था कि शांत है, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हालांकि अंदर ही अंदर आज की डेट में मेजोरिटी हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो वायलेंस हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, जिसने अंग्रेजों को ज्यादा परेशान किया था एक्चुअली, उसके अंदर जो कांग्रेस के अंदर के सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, वो भड़काते भी थे जनता को जाके कि लगा दो आग फलाने ठेके में, उस ऑफिस के लोगों को पीट दो, मार दो, ये कर दो। ये चीजें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स ने अंडरग्राउंड लेवल पर ऑफिशियली नहीं करी, किसी अखबार में जाके नहीं बोला, बट छुप छुपा के लोगों को भड़काने का काम इन्होंने करा था। अब ये चीज आती है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। अब ये तो पॉलिटिकल लेवल पे तो आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। एक था ग्राउंड लेवल पे जो जनता ने मास लेवल पे करा था, वो था मुंबई के अंदर टेक्सटाइल स्ट्राइक। बेसिकली एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जहां पर भाई ये मजदूरों की बेसिक डिमांड्स थी कि हमें छुट्टी चाहिए, हमारे से बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है और हमें पैसे उस लेवल पे दिए नहीं जा रहे। जैसे आज की डेट में आप देखते होगे कि लेबर पार्टी वगैरह जो यूनियंस वगैरह हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये पहली बार हुआ था इंडिया में कि इन्होंने अच्छे लेवल पे, मास लेवल पर, बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के लोगों ने अपने आप सड़क पे उतरकर स्ट्राइक करी थी, इस आइडियोलॉजी से, सोशलिज्म से इंस्पायर होकर। पहले भी स्ट्राइक्स होती थी मिल वगैरह में, बट सोशलिज्म के आधार पर नहीं होती थी। अब की बार पहली बार हुआ था कि सोशलिज्म के आधार पर स्ट्राइक हुई थी, जो कि लोगों ने अपने आप करी थी। सो 1928 में बॉम्बे टेक्सटाइल में, जो बॉम्बे के अंदर टेक्सटाइल थी अलग अलग, उसके अंदर 1.5 लाख वर्कर्स थे। मतलब आप 1.5 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, और उस टाइम में पॉपुलेशन भी इंडिया की बहुत ज्यादा नहीं थी, 20-30 करोड़ के आसपास ही होगी। तो 1.5 लाख वर्कर्स ने इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना बंद कर दिया और किसी और को करने भी नहीं दे रहे थे, जो कि पूरे के पूरे 6 महीने तक। तो इससे अंग्रेजों को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ था। और गिरनी कामगर यूनियन, इस यूनियन के अंडर इन्होंने ये स्ट्राइक करी थी। अब रिजल्ट क्या हुआ था कि पहली बार हुआ था इंडिया में कि वर्किंग क्लास एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना भी काम कर सकते। अब इससे रिजल्ट क्या हुआ था कि जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर हैं, जो किसान है, वो इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, खुद अपने आप में एक पॉलिटिकल फोर्स है जिसको इग्नोर अब नहीं करा जा सकता। पहले क्या होता था, अंग्रेज सीरियस ही नहीं लेते थे कि अगर कोई बंदा ना बिना बड़े किसी पॉलिटिकल लीडर के कोई स्ट्राइक वगैरह होती थी ना, उनको लठ मार मार के भगा देते थे। बट जब 1.5 लाख वर्कर्स आ जाते हैं ना एक साथ, फिर आपके पास वो ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि वायलेंस आप करोगे तो ये आपसे ज्यादा कर देंगे और बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी फिर। अब इसके बाद क्या हुआ था कि इम्पैक्ट इन सारी चीजों का, भगत सिंह को भी इस टाइम पर फांसी हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि भगत सिंह जो थे वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की फांसी चढ़े थे, क्योंकि वो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे और अंग्रेजों को बिल्कुल बात नहीं पसंद थी, क्योंकि अंग्रेज बिलीव करते थे कोर कैपिटलिज्म में। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया जैसी कॉलोनी में हमारे यहाँ जो इतना प्राइज्ड पोजीशन है उसके अंदर ये आइडियोलॉजी आए। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, थोड़ी फोटो ब्लर है बट मैं बता रहा हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो 1931 कराची सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, इसके अंदर क्या हुआ था कि रेडिकल इकोनॉमिक रेजोल्यूशंस, स्पीच भी अगर आप इनकी थोड़ी बहुत पढ़ोगे जवाहरलाल नेहरू जी की उस टाइम पर, वो क्लियरली जा चुके थे कि टैक्स तुम भरते हो, उसका फायदा अंग्रेजों को हो रहा है, हम जमीनें देंगे, हम तुम्हें इक्वालिटी देंगे, हम तुम्हें अधिकार देंगे। और सबसे बड़ी बात, शिफ्टेड द डेफिनेशन ऑफ स्वराज। अब स्वराज क्या था, स्वराज था कि पॉलिटिकली हमें फ्री करो, पॉलिटिकली फ्री का कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, टू कंप्लीट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी सोशल लेवल पर कि समाज में जो भेदभाव हो रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रीजन के नाम पर, पैसे के नाम पर, उनको हम खत्म करेंगे। और इस चीज का काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जब इंडिया आजाद हुआ था।
तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। काफ़ी एक इम्पोर्टेंट और एक नीश टॉपिक है, जनरली इसके ऊपर बात थोड़ी सी कम होती है। बट थैंक यू एंड जय हिंद एवरीवन।